सर 62 के बाद में सर यू हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ 65 का वॉर सर. सो ये 62 से लेकर के 65 के वॉर मतलब उसमें यू हैड अ मेजर रोल. इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुशेस जो मैं अभी सुन करके मुझे गूज़बम्स आ रहे थे सर. सो ये पूरा इंसिडेंट जरा एक बार नरेट कीजिए सर. 62 के बाद सरकार को ये समझ आया कि फौज को थोड़ा रीइंफोर्स करना ज़रूरी है. तो न्यू बटालियंस वर रेज्ड एंड आई वाज पोस्टेड टू रेज 4-5 GR इन देहरादून. और 6 महीने के अंदर ही अंदर हमको भगा दिया JNK को. एंड वी वर होल्डिंग पिकेट्स विद 6 months सर्विस. 80% ऑफ द मेन वर रिक्रूट्स. We had no proper training. We had no collective training at all. तो 2 साल के बाद हमने रिक्वेस्ट की कि हमको कलेक्टिव ट्रेनिंग करना ज़रूरी है. सर अगर मैं समझना चाहूँ सर ये जब आप डिप्लॉय हुए होल्डिंग पिकेट्स एज इन अलग अलग जगह सर पिकेट्स प्लेटून पिकेट्स कंपनी तो बड़ी हो जाती है सर पोस्ट हो जाते हैं. प्लेटून पिकेट्स एंड कंपनी पिकेट्स सर इन JNK बलनौई. ओके सर राइट. बलनौई महेंद्र एरिया. बट तब तक कॉम्बैट शुरू नहीं हुआ था सर. नहीं. लेकिन पाकिस्तान उस वक़्त रेड करते थे एंड दे रेडेड वन ऑफ आवर पोस्ट. मैंने एक पेट्रोल ले गया था, रेड किया पाकिस्तान का पोस्ट को और हथियार भी पकड़ा, वापस लाया. लेकिन बाद में इनको समझा कि डोंट इंटरफेयर विद द गोरखास, दे विल हिट बैक. सो वी caused a lot of problems for them. They started firing at us. We did not respond. They were wondering, ये लोग सो रहे क्या? Then they raided us. We waited till they came close and then we fired. We killed a number of them. उसके बाद वो समझा कि ये लोग पंगे नहीं लेना बेहतर है. Correct. Sir. That is about 65. Then we came down. They acceded to our request. रिक्वेस्ट हमारा माना कि कलेक्टिव ट्रेनिंग करना है. वी केम डाउन बट पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर विद इन 5 days of our coming down. So we could not do collective training. The battalion became the DIV reserve battalion and we were deployed on duties or combat protection duties and firefighting all over 25 DIV. सर ये ऑपरेशन गिब्राल्टर को एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सर. बहुत सारे व्यूवर्स को शायद पता नहीं होगा. 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा जैसे ये कारगिल है नॉट एग्जैक्टली लाइक कारगिल और 47-48 में जैसे कबाली वाले भेजे थे. सो उन्होंने एक ये मेजर ऑपरेशन प्लान किया था जब हज़ारों कबाली वालों या मुजाहिद को उन्होंने वहाँ से ट्रेन करके भेज दिया था. 12,000 इनको मिलिशिया को भेज दिया था कि जाइए एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गदर मचा दो, सारे रेडियो स्टेशंस वो कर दो, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आग लगा दो. सो आइडिया था कि सिविल पॉपुलेशन के साथ मिल करके उनको टर्न ओवर करके एंटी गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा. बट दिस फेल्ड और इसी के बाद ये 1965 का वॉर हुआ था सर. एंड जो आप कह रहे हैं सर कि आपकी बटालियन डिवीज़न की रिजर्व थी, मतलब इनको जगह नहीं था कि आप जाके डिफेंसेस लेंगे या आप ऑफेंसिव ऑपरेशन में जाएंगे, बट आप डिवीजन का जैसे कि कोई भी रिजर्व वाला काम जहाँ जरूरत पड़े वो काम टेक ओवर करेंगे. एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट. बात ये है कि 1947 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई और 1999. इन ऑल दीज वॉर्स पुंछ was a objective of Pakistan. Punch, Chham and Kargil. These three have remained the common denominator of all the wars fought between us and Pakistan. And it will be again, these three will again be part of the next war when we fight with Pakistan. Chham, Kargil and Punch. They will always be the targets for Pakistan. So 1965 में पुंछ वॉज सराउंडेड एंड ऑपरेशन जिब्राल्टर जो आए थे कोशिश कर रहे थे कि कॉन्वॉयज को बर्बाद करें. सर पुंछ एक ब्रिगेड का गैरिसन था या ब्रिगेड डिफेंडेड लोकेलिटी होंगे सर? 93 ब्रिगेड. ओके. तो पुंछ को सब पूरा घेराव करके इन्होंने कट ऑफ करके रखा हुआ था. मुझे ये टास्क मिला कि कॉन्वॉय प्रोटेक्शन ड्यूटी फ्रॉम पठानकोट टू पुंछ. So I was taking up convoy from Rajouri to Punch, and Punch had been cut off
फॉर 2 वीक्स, 14 दिन से 14 दिन कट ऑफ किया था। कोई सप्लाईज नहीं। हाँ, तो रास्ते में हमें देखा कि आतंकवादी जो है, ये पाकिस्तानी जो है, रोड ब्लॉक कोशिश कर रहा था बनाने के लिए, तो हमने इनको भगा दिया। और ये सर जो बीजी से मेंढर होते हुए जो रास्ता जा रहा है, या सुरनकोट वाला? नो, सुरनकोट। सुरनकोट वाला, ओके सर। भगा दिया उनको और पुंछ पहुंच गया। तो पुंछ बहुत खुश थे कि हम आए, सप्लाईज मिला। और मैंने ड्राइवर्स को ब्रीफिंग किया कि अब गाड़ी को मेंटेन करो, आप आराम करो, क्योंकि हम वापस जाना है, तो हम बिल्कुल फिट होना चाहिए वापस जाने के लिए। लेकिन उस वक़्त ब्रिगेड कमांडर साहब ने मुझे बुलाया और बताया कि आप कल जाना पड़ेगा। तो मैंने समझाया, कोशिश किया था कमांड को समझाने के लिए कि सर, कॉन्वॉय बहुत लंबी होगी, तकरीबन 10-11 किलोमीटर, और आदमी मेरे पास सिर्फ 30 आदमी है, तो मुश्किल होगा। तो उसने बोला, आपको क्या चाहते हो? तो मैंने बोला कि 30 आदमी 500 गाड़ी को संभालने के लिए बहुत मुश्किल है। तो कलाई ब्रिज से, पुंछ से बीजी तक जो रिंच है उसको पकड़ो, आधा 93 ब्रिगेड, आधा 120 ब्रिगेड, और आई टेक द कॉन्वॉय थ्रू। उसने बोला ठीक है। तो आई लेफ्ट एट 8:30 इन द मॉर्निंग। सर मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को दोबारा ये समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है सर। नंबर एक, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन आप जब कर रहे हैं सर, और आप कॉन्वॉय लेके जा रहे हैं, 500 गाड़ियाँ आपने बताया सर, 500 गाड़ियाँ, मतलब हर 2 गाड़ी के बीच में अगर 25-30 मीटर्स का गैप होता है, तब भी 10-11 किलोमीटर लंबा आपका पूरा कॉन्वॉय हो जाएगा सर। 10-11 किलोमीटर, और आपके पास प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ थे 30 आदमी। अगर 30 आदमी, एज आई एज्यूम, आपने शायद सर आगे, बीच में और पीछे 10-10 आदमी, और मतलब 10 आदमी और पीछे उसके प्रोटेक्शन, मतलब सपोर्ट के लिए 10 आदमी के बीच में 5 किलोमीटर का गैप है। एंड ऐसे में से जो आप कह रहे थे कि व्हीकल का मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक गाड़ी अगर ख़राब हो गई, पूरा का पूरा कॉन्वॉय वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, और उस दौरान कोई भी आकर के कहीं से उसको अटैक कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आई थॉट मैं ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सेट उसके अलावा 3 सिविल बसेस भी थे, सिविल बसेस, और भरी हुई थी सिविलियन के साथ, वो भी हमको लेना पड़ेगा कॉन्वॉय में, जिसके प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी। एंड वो भी सर ऑपरेशन गिब्राल्टर चल रहा है, जहाँ हर जगह एक्शन हो रहा है, एंड पूंछ कट ऑफ हो रखा है। इट इज़ अ बिग टास्क सर। तो मैंने बोला ठीक है साहब, तो हम चल पड़ा। लेकिन 1 घंटे के बाद बहुत बड़ी धमाका की आवाज़ सुना मैंने। तो मेरे जीप था मेरे साथ, तो मैं भाग के आगे गया, तो देखा कि 300-400 ये आतंकवादियों और फायरिंग कर रहे कॉन्वॉय के ऊपर। तो मैंने ऊपर चढ़ा और देखा कि लोग फायरिंग कर रहे कॉन्वॉय में, और LMG तकरीबन 50 दुश्मन की 50 मीटर दूर से। तो मैंने, उस वक़्त हम राइफ़ल लेते थे, मैं एक आदमी को मारा, दूसरा आदमी को ज़ख्मी किया। फिर पाकिस्तान NCO ने मुझे देखा और बोला कि काफिर का मेजर, उसको जिंदा पकड़ो, जिंदा पकड़ो। तो मैंने बोला हम तो सिर्फ 2 है, मी और मैं रनर ड्राइवर, और ये लोग तो 300, तो इट्स नो पॉइंट ट्राइंग टू फाइट देम, आई मस्ट गेट द मोटर्स टू फायर। मेरे पास मोटर्स थे। मोटर्स कहाँ थे सर? हाँ, पीछे से, बीच में जहाँ, ओके। तो मैंने नीचे उतर के, बीच भी तो सर 5 किलोमीटर पीछे होगा। हाँ, तो by this time the convoy also had moved up, no, so they were not too far. Sir. So I reached the motor platoon गाड़ी, and the NCO had laid the mortars को तैयार करके फायर के लिए हुक्म के इंतज़ार थे। तो मैंने बोला फायर करो, तो उसने फायर करके फिर ये लोग घबरा के। ये मोटर कौन से सर? 81 mm मोटर्स? नो, 3 इंच मोटर्स। 3 इंच मोटर्स, छोटे वाले जो सर? नहीं, 3 इंच मोटर 81 मीटर more or less the same. 2 इंच मोटर। ओह यस, सॉरी सॉरी, यस यस। तो फायर करने के बाद ये लोग घबराकर रिज को पार करके नीचे गए, और पाकिस्तान का NCO जो है लठड़ी के साथ उनको मार रहे थे, लेकिन मोटर बम उनके पास गिरने के बाद वो लोग भाग गया। तो मैंने आगे पहुंचा देखने के लिए कि आगे क्या हुआ।
तो वो देखा कि बहुत ख़राब हालत में थे। मेरा 2IC मरा था, उसने खुखरी निकाल के रॉकेट लॉन्चर को सिर काटा, दूसरा सिर पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर वाले का सिर काट लिया और दूसरा को ज़ख्मी किया, और उस पाकिस्तान ने उसको पूरा LMG के ऊपर फायर किया, उसको वो मर गया था। लेकिन वो पहले से वो चाहते थे कि पाकिस्तान से गुत्तम गुत्त की लड़ाई हो जाए। ही वाज स्माइलिंग, तो एज कि आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू, एंड rocket launchers had taken the heads off two of my men. It was in a bad state, but that was not a very happy experience, but that's war. सबक ये सीखा मैंने कि always double check. I should have double checked that the people were in place on the ridge before I marched the convoy, which I didn't do. अगर रिच सिक्योर होती तो कोई ये मजाल नहीं होना थी था। सर।